Hello friends, welcome back to the online classes on my channel Literature. Friends, this video is an extension of the previous ones in which we've been studying about literary terms, and this video in particular deals with the literary terms beginning with the alphabet C. So, without wasting any further time, let's just start the video. हमारा पहला टर्म है क्लासिक. लेट्स लुक एट द डेफिनेशन. अ वर्क ऑफ लास्टिंग इंटरेस्ट. यानी क्लासिक कोई भी ऐसा लिटरेरी वर्क है जो रीडर्स का ध्यान बांधे रख सके बहुत लंबे समय तक, यानी कि साल 2 साल नहीं, उस पीस ऑफ वर्क को, उस काम को, लेखनी को कई सालों तक, इवन मतलब सेंचुरीज तक, 100 200 300 सालों तक के बाद भी पढ़ा जा रहा हो, ऐसे वर्क को क्लासिक बोलेंगे. Any literary work that is widely agreed to have achieved excellence and to have set a standard in its kind. यानी कोई भी लिटरेरी काम जो कि पूरी तरह से माना गया कि फॉर्म में, स्टैंडर्ड्स में बिल्कुल बिल्कुल एक्सीलेंस की बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया, सब तरफ से ये पीस ऑफ वर्क जो है बिल्कुल एक्सीलेंट है और इसने एक लेवल सेट कर दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है अपने जॉर्ना में. जैसे कि आप मान लीजिए, एक एग्जाम्पल यहाँ देना चाहेंगे कि जैसे शेक्सपियर के ट्रेजेडीज में हम हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये मेजर ट्रेजेडीज बोलते हैं. तो वो एक क्लासिक है क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि हाँ, इस तरह के ट्रेजेडीज जो है, शेक्सपियर ने जो ये 4 ट्रेजेडीज लिखी थी मेजर, उनको बहुत फेम भी मिला था, इन ट्रेजेडीज को काफी अटेंशन मिला था, क्रिटिक्स का भी अटेंशन मिला था. तो ये एक सेट स्टैंडर्ड कर दिया था इन ट्रेजेडीज में. सो दैट इज अ क्लासिक. और सरल भाषा में और बोले तो क्लासिक उस वर्क ऑफ आर्ट को बोलेंगे जो कि बहुत ही ऐसे ऑथर्स द्वारा लिखे गए हैं जिनको कि क्रिटिक्स, स्कॉलर्स का पूरी तरह से कंसेंसस मिला हुआ है, और इन ऑथर्स को हम लिटरेरी कैनन या मेजर कहते हैं. और ऐसे ही लिटरेरी कैनन या मेजर के वर्क को हम क्लासिक कह सकते हैं या वर्ल्ड मास्टरपीस भी कह सकते हैं. आज की दौर में बात करें तो इन ऐसे वर्क को, ऐसे क्लासिक वर्क को हम हमेशा पाएंगे प्रिंट में. मतलब आपको ई बुक शायद अवेलेबल हो, लेकिन प्रिंट में ऐसी बुक्स जरूर अवेलेबल होंगी. और बहुत अक्सर करके ऐसी बुक्स डिस्कस करी जाती हैं आज भी. मान लीजिए वो बुक 16 17 सेंचुरी की है, तब भी आज भी वो क्रिटिक्स द्वारा डिस्कस करी जाएगी, हिस्टोरियंस द्वारा डिस्कस करी जाएगी, एंथोलॉजीज में लिखी जाएगी, और कॉलेज के, स्कूल के सिलेबस का भी पार्ट हो सकती है. जैसे कि शेक्सपियर के हम फिर से एग्जाम्पल कोट करेंगे कि शेक्सपियर के प्लेज आज भी आईसीसी बोर्ड के नॉवेल्स जो है, आईसीसी बोर्ड में उनके नॉवेल्स हैं. जैसे करेंटली अगर हम बात करें तो 9th 10th में, आईसीसी में 10th में आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस आपका है, और 12th में आई थिंक सो द टेम्पेस्ट है. वैसे ही ग्रेजुएशन लेवल पे भी शेक्सपियर के कई नॉवेल्स पढ़े जाते हैं. So these are classics. The next term is classicism. Sense of form, balance and proportion. यानी क्लासिज्म का अर्थ होता है कोई भी पीस ऑफ वर्क जिसमें सेंस ऑफ फॉर्म हो, बैलेंस हो, जिसपे जो क्रिएटर है उसने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया हो जो वर्क ऑफ आर्ट है उसकी सिंप्लिसिटी पे, उसके स्ट्रक्चर की क्लैरिटी पे, परफेक्शन पे, और फॉर्म पे. मतलब पूरी तरह इमोशंस और जो कैरेक्टराइजेशन है, मान लीजिए लिटरेचर का वर्क है तो कैरेक्टर्स, प्लॉट्स बिल्कुल बैलेंस्ड है, और फॉर्म, स्ट्रक्चर इस तरह से है कि जिसमें कि जो पुराने रूल्स दिए गए थे, जो एक सेट पैरामीटर्स थे, लिखने की गाइडलाइंस थे, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो चीज बनती है, ठीक है, तो वो क्लासिक हुई. और सेंस जो, यही जो सेंस ऑफ फॉर्म जिसमें मेंटेन्ड है, इसको क्लासिसिज्म बोलते हैं. सेंस ऑफ फॉर्म, बैलेंस एंड proportion. It implies knowledge, self-control and sense of reality. यानी रियलिज्म से जुड़ा हो. It is an adherence to externally imposed rules and canons. जैसा कि मैंने कहा कि क्लासिसिज्म में जो है, जो क्रिएटर है वो पूरी तरह से स्टिक करता है
जो भी रूल्स और गाइडलाइंस दिए गए हैं कि फॉर्म कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और इन सब चीजों पे बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रक्चर है, इन सब चीजों को ध्यान में रखे, बिल्कुल रूल्स को फॉलो करके अपना क्रिएशन करे। तो दिस इज क्लासिसिज्म। तो अगर हम उसका क्लार्क का देखें, तो क्लार्क ने बोला था इट इम्प्लाइज अ कैनन ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड आइडियल फॉर्म्स, यानी जो पहले से एक आइडियल फॉर्म्स हैं उनको एक्सेप्ट करना, इसको क्लासिसिज्म बोलेंगे। और एक और डेफिनेशन अगर हम दें, तो क्लासिसिज्म इज एन एस्थेटिक एटीट्यूड डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल्स बेस्ड इन द कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। यानी कि हम जब बात करें तो एक एस्थेटिक, एक आर्टिस्टिक एटीट्यूड जो है, जो कि प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है कल्चर के, और आर्ट एंड लिटरेचर ग्रीस और रोम के, उस पर हम लोग एम्फसाइज करते हुए बेस करें अपने वर्क को। दिस इज क्लासिसिज्म। द नेक्स्ट टर्म इज क्लोज्ड कपलेट, ग्रामेटिकली और लॉजिकली कंप्लीट। कपलेट क्या होता है? एक यूनिट ऑफ टू लाइंस को हम कपलेट बोलते हैं। तो क्लोज्ड कपलेट हो गया अ यूनिट ऑफ टू लाइंस वर्स में, यानी दो लाइंस की एक यूनिट जो ग्रामेटिकली भी पूरी हो अपने आप में, और लॉजिकली भी पूरी हो। अब ग्रामेटिकली कैसे पूरी होती है? The end of each pair of lines tends to coincide with the end of a sentence or of a self-sufficient unit of syntax. यानी दो लाइंस के एंड में जो है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक सेंटेंस का एंड हुआ, और अपने आप में वो दो लाइंस एक सिंटेक्स को पूरा करती हैं, अपने आप में पूरी हैं ग्रामेटिकली। तो जैसे एक सेंटेंस का फॉर्मेट होता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटेक्स हुआ, ये रॉ फॉर्म हुआ सेंटेंस का। तो कहने का मतलब है कि जो ये दो लाइंस है उसके एंड तक आते आते, सेकेंड लाइन के एंड तक, ये ऐसा लगता है कि वो अपने आप में ग्रामेटिकली एक पूरी सिंटेक्स की है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। लॉजिकली कंप्लीट इसलिए होती है क्योंकि जो भी लेखक लिखने की कोशिश करता है उन दो लाइंस में वो मीनिंग पूरी तरह उभर के आ जाती है, इन दोनों लाइंस के आगे इसकी मीनिंग नहीं जाती। जो दो लाइंस है इसी में मीनिंग सिमट के रह जाती है, इसी में मीनिंग जो है उभर के आ जाती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोज्ड कपलेट में जो लाइंस होती हैं वो राइमिंग होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, अलेक्जेंडर पोप द्वारा लिखी गई लाइंस है, ट्रू विथ इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड, what oft was thought but ne'er so well expressed। So सबसे पहला तो पॉइंट ये है, अगर हम देखें कि ये दो लाइंस जो हैं एंड में राइम थे, ड्रेस्ड एंड एक्सप्रेस्ड। और अगर हम मीनिंग की बात करें तो देखिए इसकी मीनिंग है, वो कहना चाह रहे हैं कि ट्रू विट यानी कि एक वाइज इंटेलिजेंट जो इंसिसिव स्टेटमेंट या फ्रेज होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है एक ऐसी सच्चाई, ऐसे ट्रुथ को जो पहले से ही यहाँ मौजूद है, जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो है अभी तक और लोगों के दिमाग में वो ट्रुथ पहले से ही है, वो अक्सर उस ट्रुथ के बारे में सोचते हैं लेकिन कभी भी वो एक्सप्रेस नहीं करी गई है। लेकिन सही तरह के वर्ड्स मिलने से उस ट्रुथ को जो है, उस सच्चाई को जो है हम ड्रेसअप करते हैं वर्ड्स के साथ, और अच्छी तरह से उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। उस सच्चाई को जो लोगों के दिमाग में पहले से ही घूम रही है, उसको हम वर्ड्स के द्वारा, शब्दों का जामा पहना के उस सच्चाई को हम अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये अगर देखिए तो इन दो लाइंस की मीनिंग, दो लाइंस के एंड तक आते आते पूरी मीनिंग क्लियर है। तो ग्रामेटिकली और लॉजिकली ये कंप्लीट है और ये एक क्लोज्ड कपलेट कहलाएगी। द नेक्स्ट टर्म इज क्लोजेट ड्रामा, अ प्ले विच इज मोर रेड देन परफॉर्म्ड। यानी एक ऐसा प्ले जो लिखा गया था इस इरादे से कि उसको कोई भी रीडर उसको अकेले या ग्रुप में पढ़ेगा, पढ़ने के इरादे से लिखा गया था ये ड्रामा। इसको कोई स्टेज पर परफॉर्मेंस कराने के लिए इस
इस सोच को रखते हुए लेखक ने नहीं लिखा था कि मेरे ड्रामा को स्टेज पर परफॉर्म किया जाएगा, बल्कि ये पढ़ा जाएगा, इस इरादे से लेखक ऐसे ड्रामा को लिखते थे। एग्जाम्पल है कीट्स की ओथो द ग्रेट। तो ओथो द ग्रेट जो है ये एक क्लोजेट ड्रामा है। द नेक्स्ट टर्म इज कॉकने स्कूल, nickname given by Blackwood's magazine to Leigh Hunt, Keats, Hazlitt and Shelley। यानी ब्लैकवुड्स मैगजीन, जिसने अगर आपको याद हो तो इन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया था कीट्स के वर्क को। तो इन्होंने इन ग्रुप ऑफ जो लिटरेचर के ये पेट्रन्स थे, ले हंट, कीट्स, हैजलिट, शेली, इनको ये ब्लैकवुड्स मैगजीन ने एक टाइटल, एक निक नेम दिया था, पेट नेम दिया था, कॉकने स्कूल। यानी कि ये पोएट्स जो हैं कॉकने स्कूल को बिलोंग करते हैं। तो ये सिर्फ ये एक निकनेम है जो इस मैगजीन ने इन पोएट्स को दिया था। The next term is collage. Quotations, allusions, and foreign expressions merged in poems to create a wide spectrum and give a kind of surprise. अगर बात करें कोलाज की जनरल मीनिंग की, तो जनरल मीनिंग क्या होता है? कोलाज ये होता है जिसपे हम कलेक्ट करते हैं, असेंबल करते हैं क्लिपिंग्स की, जैसे न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हो गई, मैगजीन्स की हो गई, थोड़ा कलर्ड फॉर्म हो गया, फिर उनको मिला के हम स्टिक करते हैं, लेकिन एक थीम के अकॉर्डिंग। यानी एक टॉपिक को लेकर हम अलग अलग चीजों से, पीसेस ऑफ पेपर से चिपका के हम एक उस थीम को पूरा कंप्लीट एक स्टोरी फॉर्म में उन पिक्चर्स और क्लिपिंग्स के हेल्प से हम कंप्लीट करते हैं। उसको हम जनरल वर्जन में कोलाज कहेंगे, जिसमें टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट यूज करेंगे, कुछ क्लिपिंग्स यूज करेंगे, मैगजीन के में भी पिक्चर्स यूज करेंगे, कुछ कलर्ड पेपर्स यूज करेंगे। तो उस थीम को हम पूरा करेंगे स्टिक करके, अलग अलग चीजों को लगा के। उसी तरह अगर हम बात करें इसमें, तो ये हो जाता है कि जब एक पोएम में हम कोई एक एस्पेक्ट को, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से हम कोटेशंस और एल्यूशंस और जो फॉरेन एक्सप्रेशन है उन सब को मर्ज करके उस पोएम को एक वाइडर प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं, वाइडर एक मतलब एक पूरी थीम को और ज्यादा लार्जर प्लेटफॉर्म का रूप देते हैं, और इसको कहते हैं कोलाज। और अगर हम एग्जैक्ट बात करें लिटरेचर में, तो कहते हैं कोलाज नॉवेल्स आर बुक्स विथ इमेजेस selected from other publications and collaged together following a theme or narrative। तो नॉवेल्स, कोलाज नॉवेल्स वो होती हैं जिसमें हम इमेजेस दूसरे पब्लिकेशन की बुक से उठाते हैं और फिर उनको स्टिक करके या एक साथ ला के एक पूरा कंप्लीट फॉर्म लाते हैं। लेकिन वो जो हम लाएंगे, कलेक्ट करेंगे, वो एक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक पर्टिकुलर थीम पे होगा। जैसे कि मानिए कि अगर हम बात करें, तो अगर मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना पर अगर हम एक पूरा कोलैब बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम उसमें इसी थीम पर बेस्ड हम आर्टिकल्स लाएंगे, कुछ पिक्चर्स लाएंगे, कुछ मैगजीन कटिंग्स लाएंगे, कुछ कोटेशंस लेंगे, तब जाके हम उनको असेंबल करेंगे, तब वो कोलाज बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम कोरोना की बात कर रहे हैं और हम कुछ और, मान लीजिए कि लाइफ के बारे में बात करें या फिर लव के बारे में बात करें या फ्रेंडशिप के बारे में बात करें और उनको इस थीम से कोई रिलेशन ना होते हुए भी उसको लेके आए, तब वो कोलाज नहीं कहलाएगा। तो हमको थीम से के अकॉर्डिंग ही चीज लानी है। तो दैट इज अ कोलाज, दैट इज असेंबल करना, सब चीजों को अलग अलग जगहों से असेंबल करके लाना। द नेक्स्ट टर्म इज कोलेट। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म को कोलेट कहते हैं। कंपेयरिंग क्रिटिकली अ टेक्स्ट, कह सकते हैं कि जब हम किसी मैन्युस्क्रिप्ट को या एडिशन को हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क है, उसके कई एडिशंस निकले थे और उन एडिशंस को, एक ही काम के कई एडिशंस हैं, तो हम उन एडिशंस को जब तुलना करते हैं ताकि कुछ एक तालमेल बिठा सके, एक करेक्टेड टेक्स्ट का इस्टेब्लिश कर सके, इसको हम कहते हैं कोलेट करना। जैसे लिरिकल बैले, आपको पता है कि 3 एडिशंस आए थे। तो 1798 में पहला वाला आया था, फिर 1800 में सेकंड एडिशन आया था जिसमें प्रीफेस ऐड किया गया था। तो जब क्रिटिकली
दोनों या तीनों एडिशंस को कंपेयर किया जाए तो उसको कोलेट कहते हैं। यानी कि कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट या एडिशंस को, किसी एक वर्क के कई एडिशंस को जब हम क्रिटिकली जो है तुलना करते हैं, उसको कोलेट कहते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज कॉमेडी, imitation of characters of a lower type, not, however, in the full sense of the word bad, the ludicrous being merely a subdivision of the ugly. It consists of some defects or ugliness which is not painful and destructive. ये डेफिनेशन दिया था एरिस्टोटल ने। उनके अनुसार कॉमेडी है किसी भी कैरेक्टर को कॉपी करना, एक ऐसा कैरेक्टर जो लोअर टाइप का बताया गया है, जैसे कि पूरी तरह से, और उसमें उस कैरेक्टर में कुछ ना कुछ डिफेक्ट या अगलीनेस है, उसी को लेकर हम ह्यूमर को उभारते हैं। लेकिन उसको ऐसा नहीं होगा कि किसी को उससे दुख हो या वो डिस्ट्रक्टिव हो या पेनफुल हो, बट लेकिन उस अगलीनेस से कुछ ह्यूमर उभर के आएगा। हम अभी आपको जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहेंगे यहाँ पे। मूवीज में आपने अक्सर देखा होगा ब्लाइंडनेस को लेकर कई बार तो दिखाया जाता है कि जो कैरेक्टर है, कोई कॉमेडियन है, वह ऐसे ही नाटक में ही ब्लाइंड बन के कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे सब ऑडियंस, सब लोग हंसते हैं। तो इसमें जो लेखक का काम था कि उसने यह ब्लाइंड एक्चुअली ब्लाइंड दिखाया गया है या ब्लाइंड का नाटक करते हुए दिखाया गया, लेकिन ह्यूमर उत्पन्न किया गया। तो इसमें हम ब्लाइंडनेस पर जनरल में व्यंग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या उसका मजाक नहीं उड़ा रहे या किसी भी अंधे व्यक्ति को दर्द नहीं पहुंचा रहे, लेकिन उस डिफेक्ट से या उस कमी से ही एक फॉर्म ऑफ ह्यूमर उसको कॉपी करके उसको ह्यूमरस बनाने की कोशिश करी गई है। तो मेन काम कॉमेडी का होता है लोगों को अम्यूज करना, यानी कि उनको हंसाना। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी एक ऐसा लिटरेरी जॉनर है जिसमें एक इस तरह का ड्रामेटिक वर्क होता है जो कि बहुत अम्यूजिंग होता है, सटायरिकल होता है टोन में, और चीयरफुल एंडिंग उसकी होती है, यानी खुशी खुशी सब कुछ एंड हो जाता है, सक्सेसफुल कंक्लूजन होता है। तो कॉमिकल प्लॉट इसी तरह से लिखे जाते हैं कि जो कि सबको हंसाए भी, थोड़ा व्यंग्यात्मक भी हो, और हंसते हंसते ही बिल्कुल जो पूरा प्लॉट है वो एंड तक आ जाए, लोगों को अम्यूज करे, खुश करे। कॉमेडी के बाद द नेक्स्ट टर्म इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स, a realistic comedy of intrigue, regularly amorous. It presents witty and sophisticated members of the aristocratic society. तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक इस तरह की कॉमेडी होती है जो आज के परिवेश से आप मेल खाती हो, और एक तरह से जो देखा जाए तो आज की सोसाइटी पर, उसके स्टैंडर्ड पर एक क्वेश्चन, एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। और जो है इसमें हमारी जो एरिस्टोक्रेटिक एलीट सोसाइटी है उसके जो सोफिस्टिकेटेड जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, उनके ऊपर तंज कसा जाता है, उनको एक ह्यूमरस तरीके से पेश किया जाता है। और अगर हम पुरानी डेफिनेशंस की बात करें तो एम एच एब्रम्स में जैसे कि डेफिनेशन बताया गया है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स ओरिजिनेट करी थी न्यू कॉमेडी के फॉर्म में, उसके बाद फिर डेवलप फर्दर ऑन हुई रोमन ड्रामेटिस्ट प्लॉटस और टेरेंस द्वारा थर्ड सेकेंड सेंचुरी बीसी में। और ये प्लेस जो है जनरली उस टाइम पे डील करती थी यंग लवर्स और उनके लाइफ पर बेस्ड होती थी, और टिपिकल स्टीरियो का स्टॉक कैरेक्टर्स होते थे। उसमें लेटर ऑन जो कॉमेडी कॉमेडी होने लगी उसमें, जैसे कि उसमें एक क्लेवर सर्वेंट, एक बहुत ही शातिर जो है सर्वेंट, उसके रूप में ह्यूमर लाया जाता था, या बहुत ओल्ड और स्टॉजी पेरेंट्स, इस टाइप का स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स तो आज की भी अगर आप लव स्टोरीज देखें तो उसमें भी इस तरह के कैरेक्टर्स, पेरेंट्स को अनविलिंग दिखाना, या थोड़ा कॉमिकल, अनुपम खेर जी कई बार ऐसे फादर का रोल प्ले कर चुके हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टीरियोटाइप में एक और, जैसे कि एक वेल्दी, बहुत ही अमीर विलेन का होना जो मे बी हीरोइन से खुद ही शादी करना चाह रहे हो। तो ये बिल्कुल स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स के साथ पूरे प्लॉट का, एक ही तरह का प्लॉट, इसी तरह के कैरेक्टर्स को लेते हुए
बार बार वो अलग अलग तरीके से ह्यूमर क्रिएट करते थे। एग्जाम्पल इज ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी गई द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। कॉमेडी ऑफ मैनर में स्पेशली जो है प्लॉट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे लोग। ऑथर जो है, राइटर जो है, प्लॉट पे ज्यादा ना ध्यान देकर वो ज्यादा फोकस करते थे कि किसी तरह का स्कैंडल को फोकस में लाए कहानी में। और जो है स्कैंडल के ऊपर ही बेसिकली प्लॉट बेस्ड होता था। फिर उसमें ज्यादा फोकस ऑथर करते थे डायलॉग्स पे जो थोड़ा ह्यूमरस हो, विटी हो और सटायरिकल भी हो और शार्प सोशल कमेंट्री, मतलब सोसाइटी पर तंज कसे ऐसी कमेंट्री हो। तो इस तरह से कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखे जाते हैं। The last term of this video is criticism. Let's look at the definition. Criticism is the exercise of judgment. यानी क्रिटिसिज्म एक एक्ट है जिसमें किसी भी पीस ऑफ वर्क को कोई भी व्यक्ति जज करता है। कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं जिसके हिसाब से वो उस पीस ऑफ वर्क को जज करता है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। Literary criticism is the exercise of judgment on the works of literature. तो वही अगर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म को लिटरेरी फॉर्म में ले जाए, लिटरेचर पे ले जाए, तो वो हो जाएगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यानी जो क्रिटिक होता है, क्रिटिक कौन होता है? जो जो भी व्यक्ति किसी भी पीस ऑफ वर्क पर अपना जजमेंट देता है उसे हम क्रिटिक कहते हैं। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म वो होता है जिसमें एक क्रिटिक जज करता है किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को। वर्क ऑफ लिटरेचर यानी वो पोइट्री भी हो सकती है, प्रोज भी हो सकती है, ड्रामा भी हो सकता है। तो कोई भी फॉर्म ऑफ लिटरेचर को जब कोई क्रिटिक जज करता है उसे कहते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म। Examine excellence and defects and evaluate artistic worth of a work. जब वो क्रिटिक उस वर्क को देखता है, रीड करता है और कुछ पैरामीटर्स पे चेक करता है, तब वो पाता है कि वो पीस ऑफ वर्क जो है कितना एक्सीलेंट है, कितनी ऊंचे लेवल का है, कितना बिल्कुल ऑथर ने हर तरह से एक एक्सीलेंस, एक स्टैंडर्ड सेट किया है। और या फिर उस वर्क में क्या क्या खामियां हैं, क्या डिफेक्ट्स है। इस तरह से किसी भी वर्क का, उसकी एक्सीलेंस, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और उसकी खामियां, उसके डिफेक्ट्स को निकालते हुए एक क्रिटिक बताता है कि ये जो काम है, ये जो वर्क है लिटरेचर का, ये कितना वर्दी है, कितना उपयोगी है रीडर्स के लिए और लिटरेचर के लिए, दोनों के लिए, रीडर्स के लिए, लिटरेचर के लिए कितना महत्व रखता है ये पीस ऑफ वर्क। Studies concerned with defining, classifying, analyzing, interpreting and evaluating works of literature. ये है एम.एच. एब्रम्स से लिया हुआ डेफिनेशन, जिसमें बताया गया है कि क्रिटिसिज्म वो स्टडी है जिसमें कि कोई भी क्रिटिक जो है वो डिफाइन करता है उस वर्क को कि हाँ ये वर्क इस तरह से है, फिर उसको क्लासिफाई करता है ये किस तरह का वर्क है, किस क्लासिफिकेशन के हिसाब से कहा जाएगा, फिर उस वर्क को एनालाइज करता है। जैसे कि मैंने कहा कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसके ऊपर क्रिटिक्स काम करते हैं, जिसके हिसाब से वो जज करते हैं। फिर उसके हिसाब से वो उस वर्क को जब रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं कि एक्चुअली उस वर्क की क्या, इवेलुएट करते हैं कि वो वर्क कितनी वर्दी है, कितना उपयोगी है, कितना महत्व रखता है लिटरेचर के लिए और लिटरेचर के डेडिकेटेड पीपल के लिए, रीडर्स के लिए। सो दिस इज क्रिटिसिज्म। And that's all for now in this video. Most of the terms related with the alphabet C are covered, and in the next session, in the next video related to literary terms, we'll be taking up the terms with the alphabet D. If you've not checked out the video concerning with the alphabet A and B, please do go and check out the videos. They are very, very important from exam point of view. And do help the channel grow by subscribing to my channel. Thank you for watching.